जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के इस सेशन में हम जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं और जितने अति लघु वाले क्वेश्चन होते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक तो आपका एमसीक्यू वाला, दूसरा अति लघु वाला। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है ये गुणनखंड का क्वेश्चन है। गुणनखंड के बहुत सारे नियम हैं लेकिन आपके सिलेबस में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें बोला गया उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको बताना है। 5xy प्लस 4xz प्लस 5x दिया गया और इसमें उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो कॉमन होगा। कहीं कहीं सर्वनिष्ठ भी लिखा मिलता है। तो उभयनिष्ठ आपको कैसे पता चलेगा? आपको देखना होगा कि इन जो आपके सामने पद दिए गए हैं, जैसे एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, इन सारे पदों में से जैसे 3 पद हैं, 4 है, जितने भी होंगे आपको देखना क्या है कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो तीनों में हो। जो तीनों में होगा वही क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। जैसे एक्स आप देख रहे हैं, एक्स एक्स आप देखेंगे तीनों में, तो इसमें जो सही विकल्प है वो एक्स, ये पहला वाला होगा। तो इसको अगर आप मान लीजिए इस तरीके से बोला गया था उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है आपको, तो ये तो यही होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे बोला जाए कि इनका गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है? पहले आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन कब आप उतारेंगे? जब आपका जैसे कभी कभी ऑप्शन में दिया गया होता है इसका गुणनखंड करके, तो अब बिना किए आप समझ नहीं पाएंगे। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आसानी से समझ सकते हैं आप। और अगर अति लघु में आएगा तो एक लाइन का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 2 लाइन का होगा, तो उतना तो करना ही होगा। तो देखिए क्या करना है, इन तीनों में जो कॉमन होगा उसको आप बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5y बचेगा। जो भी आप कॉमन ले लेते हैं वो यहाँ नहीं बचेगा। अब यक्स आपने कॉमन लिया तो यक्स अब यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब वो यक्स इससे भी कॉमन लिया गया। जो कॉमन लिया जाएगा वो तीनों से लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आए कि यहाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है तो हम 5 भी ले लेते हैं। तो उस ये काम नहीं करना। जो करेंगे आप तीनों के साथ करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो काम करेंगे आप तीनों के साथ। जैसे यक्स तीनों से कॉमन ले सकते हैं तो तीनों से यक्स ही कॉमन लीजिए। ऐसा नहीं है मन में आ जाए चलिए 5 दोनों में है तो 5 भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं, तीनों में से कॉमन लेना है। तो अगर आपसे बोला गया होता गुणनखंड करने के लिए तो गुणनखंड ऐसे किया जाता। फिलहाल यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है जो तीनों में होगा। यदि 4 पद होंगे तो 4 में होगा। फिलहाल यहाँ पर 3 दिया गया तो हमको 3 पे ध्यान देना है। 4 पद होंगे 2 पद का भी होता है। तो जो सब में होगा वही उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाता है। तो यक्स तीनों में है तो इसी वजह से यक्स को क्या माना जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन या तो अति लघु में आएगा या तो एमसीक्यू में आएगा। मतलब ये आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो इसको देखिए कैसे करना, बहुत सिंपल होता है। साधारण ब्याज आप बचपन से पढ़ते आए हैं। एक बात सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे, या तो लिखा रहेगा साधारण ब्याज, या तो लिखा रहेगा सरल ब्याज, या तो लिखा रहेगा आपका ब्याज। तब आप समझ जाइएगा कि आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। अगर आपका जैसे कभी कभी क्या जनरली ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कब निकालना है और साधारण ब्याज कब निकालना है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब आपको कभी मिल जाए सरल ब्याज जैसे यहाँ लिखा गया, या साधारण ब्याज लिखा मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए सिर्फ ब्याज लिखा हुआ, तब समझिएगा कि आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। अन्यथा आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज कभी मिलता है तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो वो साफ साफ लिखा रहेगा। उसके अलावा जितने होंगे वो सब साधारण ब्याज के होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पी का मान दिया गया 2000 रुपये। तो पहले इसको लिख लेते हैं। और आर कितना दिया गया है? आर दिया गया 5% और टी दिया गया 2 वर्ष। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है ये अति लघु में भी आपसे पूछा जा सकता है और या वस्तुनिष्ठ वाले में भी पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे करते हैं आप? जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू, जिसे साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, पी आर टी अपान 100। पी की जगह पर आपका क्या होगा? 2000। आर की जगह पर कितना रखेंगे? 5। यहाँ परसेंट है इतना, 5%। और टी की जगह पर कितना रखेंगे? 2 बटे 100 कर देते हैं। ये जीरो से जीरो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो देखा जाएगा जैसा होगा। गुणा भाग तो करना ही होगा। अब इसका गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 को 20 से गुणा करेंगे, 200 रुपये आ जाएगा। कुल मिला के जो आपका साधारण ब्याज आया है 200, ये कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें जो आपका बी वाला है। लेकिन एक चीज़ पे और ध्यान देना होगा, कभी कभी क्या होता है ब्याज के अलावा मिश्रधन पूछता है। तो मिश्रधन क्या होता है इस पर भी ध्यान देना होगा। मिश्रधन अगर आप नहीं जानते हैं ऐसा तो इसको ध्यान रखिएगा कि मिश्रधन जो होता है, जैसे आपने कभी ब्याज पे पैसा लिया हो, जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपये ब्याज पे पैसा लिया।
अब 2000 ये तो होगा ही, और प्लस जो ब्याज होगा अगर हम उसको जोड़ लेते हैं तब आपका क्या हो जाता है, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन में जो आपने पैसा लिया हुआ है वो प्लस जो ब्याज आया हुआ है, जैसे 200 रुपये ब्याज आया है और 2000 रुपये आपने लिया था, तो कुल मिला के जो हो जाता है वही आ जाता है आपका मिश्रधन। इसमें कोई रटने की बात नहीं है, व्यवहारिक रूप में समझिए। जो पैसा आपने लिया था, ये 2000 रुपये मान लीजिए लिया था आपने, और 200 रुपये ब्याज, तो भैया टोटल कितना देना होगा, जो ब्याज आपने जो आपके पैसे पर जो आपने पैसा लिया था उस पर ब्याज जो आया वो, और प्लस जितना पैसा आपने उससे लिया हुआ था, तो कुल मिला के ये 2200 रुपये इसका ब्याज मतलब ये मिश्रधन हो जाता है अगर आपसे पूछा गया होता तो। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सिर्फ ब्याज पूछा गया। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जो आपको हम बताएं वो ये है कि अगर आपसे सिर्फ ब्याज पूछेगा तो आपको क्या करना है, ये तरीका लगाना होगा। अगर मिश्रधन भी पूछ लेता है तो आपको क्या करना होगा, बिना ब्याज निकाले मिश्रधन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ब्याज निकालने के बाद मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिएगा, बस यही होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है देखिए दिया गया है 16:8, फिर समानुपात, फिर 8, फिर अनुपात x। तो इसमें एक खास बात आप समझिएगा, ये अनुपात में दिया गया, देखिए यहाँ अनुपात समानुपात का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अगर यही नहीं लगा होता तो ये लिखा होता कि अगर जैसे लिखा क्या होता, लिखा होता 16, लिखा होता 16, 8, 8 x समानुपात में हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, 16, 8, 8 तथा x समानुपात में है, ऐसा क्वेश्चन आता तो यक्स का मान होगा, तो यक्स का मान होगा। तो यहाँ पर तो यक्स का मान यहाँ लिखना था, यक्स का मान, लेकिन नहीं लिखे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यक्स यहाँ पर होना था, ठीक है। तो यक्स का मान आपको बताना है कि यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, तो इसको ध्यान रखिएगा, चाहे इस प्रकार से लिखा जाए चाहे इस प्रकार से, वर्क दोनों में सेम करना है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे इसमें हमने बताया आपको कि क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 16, 8, 8 तथा यक्स समानुपात में है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, और अन्यथा इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर हमने बताया कि यक्स जो है लिखने के लिए भूल गए हैं, शायद मिसप्रिंट हुआ है इसमें थोड़ा सा, तो देखिए क्या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसको करेंगे कैसे, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, इतना काम करना है। ये हर एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें यही करना होगा, और इसको ध्यान रखना है आपको कि ये अति लघु में भी आता है, और या तो अति लघु में पूछा जाएगा या तो आपका क्या बोलते हैं एमसीक्यू वाले में पूछा जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा हमने कहा, तो बाहर बाहर कौन है 16 और x है, इसको हमने बाहर बाहर कर लिया। अंदर अंदर क्या होगा 8 गुणे 8 करना होगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसको जैसे x का मान निकालना है तो x आप यहीं रहने देंगे, जो इधर गुणा में होगा उधर जाएगा भाग में चला जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 2 से इसको अगर भाग देते हैं 8 को तो क्या मिलता है 4 आ जाता है। कुल मिला के आपका आंसर जो आएगा 4 आएगा। अगर आप 2 से इसको फिर से काटेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 4। तो तीसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, MCQ में भी आ सकता है और आपका जो अति लघु आता है। और एक चीज़ जैसे यक्स का मान यहाँ गायब है, आपको यहाँ का मान बताना था, यक्स इसकी जगह पे है, तो वो कहीं भी एक जगह पर ही होगा, ऐसा नहीं है 2-3 जगह पर होगा। एक जगह पर जहाँ भी होगा उसमें नियम यही लगेगा आपका, बाहर बाहर का गुणा बराबर अंदर अंदर का गुणा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न आपका ये है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में धन 3 गुना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है एकदम व्यवहारिक क्वेश्चन, और इसमें दिक्कत ये होती है कि जो बच्चे साधारण ब्याज को एकदम विधिवत रूप से एकदम बेसिक तरीके से नहीं जानते तो वो ज़रूर गलती करते हैं। तो वो गलती नहीं करना है आपको। जैसे बोला गया साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और कितने वर्ष में 3 गुना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया है, ये मूलधन दिया गया। अब बोला गया कि 5 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना होने का मतलब 200 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में 200 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट दिया गया, मतलब मिश्रधन दिया गया। तो अब खुद सोच लीजिए, 100 रुपये था, हो गया 200, इसका मतलब 100 रुपये में कितना जुड़ा होगा, 100 में 100 जुड़ेगा तभी तो आपका 200 आएगा। इसका मतलब 100 रुपये आपने लिया था और 100 रुपये ब्याज हो गया, इस प्रकार से ये हो जाता है 200, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसमें बोला गया कब 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब फिर से 100 जुड़ जाए, मतलब कि 100 था ही आपने लिया था मान लीजिए, फिर 100 फिर 100, अब तभी तो 300 होगा। कुल मिला के इसको ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ समझिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल हर अंतर पे बराबर लगता है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं लगता। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 100 रुपये मान लीजिए आपने लिए
और बोला जाए 10 रुपये हर साल ब्याज लगेंगे। तो इसमें जैसे 1 साल में 10 रुपये लग गए तो 110 हो गया, लेकिन अगर 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल में क्या कितना लगेगा, 10 और 10 फिर लग जाएगा। 1 साल का ब्याज ये हुआ, दूसरे साल का ब्याज फिर से ये हुआ, फिर 1 साल की अगर हम बात करें तो जितने साल बढ़ते जाएंगे उतना 10 जुड़ता चला जाएगा। साधारण ब्याज का ही सिंपल सा नियम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, मान लेते इसमें जो व्यक्ति है वो 100 रुपये लेता है, 5 साल में उसका 100 जुड़ा 200 हो गया। अब बोला गया है कि कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे क्या होता है, मन में आता है, पता लगा 3 गुना 5 तिहाई 15, ऐसा कुछ मन में आ जाता है ना। 3 गुना 2 गुना का मतलब 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसा कुछ मन में बहुत सारी बातें आने लग जाती हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये 300 का होगा, ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया है और 1 साल बीता 100 रुपये हुए, फिर अगली साल भी तो 100 ही होंगे, मतलब 5 साल बीता तो 100 हुए, तो फिर से अगले 5 साल पे भी तो 100 होगा। हमने कहा साधारण ब्याज में क्या होता है, हर बार ब्याज बराबर लगता है, मतलब हर जैसे 5 साल पे देखें 5 साल पे बराबर लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार 100 लगेगा तो अगली बार 110 या फिर कुछ और लगेगा। जैसे आपका 5 साल पे 100 लगा तो अगले 5 साल पर भी 100 लगेगा। कुल मिला के 100 आपने लिया ही था, 100 ब्याज हुआ तब 2 गुना हुआ था। अब 3 गुना कब होगा, जब 100 और लग जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा 300। 300 का मतलब 100 का 3 गुना। तो कितना समय लगा है, 10 साल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका ये वाला होगा, 10 वर्ष जो आपका दे रहा है वो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और परेशान मत होइएगा, कोशिश करिएगा समझने का तरीका यही है कि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे ये चीज़ जो हमने बताया, इस चीज़ को आप समझिएगा। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन पर डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, ए इंटरसेक्शन भी आपको बताना है। तो इंटरसेक्शन ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, जिसे बोला जाता है जैसे उभयनिष्ठ आपने निकाला है ना, वैसा काम इसको समझिएगा। ये ए इंटरसेक्शन भी आपसे बताया जाए, आपसे पूछा जाए तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि मझला ब्रैकेट आपको लगाना है। और इंटरसेक्शन कभी आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है जो दोनों में रहेगा। इंटरसेक्शन एक हिसाब से जो जैसे काटता है कुछ, जैसे एक दूसरे को काटने वाली चीज़ें ये है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट मतलब प्रच्छेदित करना, इस प्रकार से। तो देखिए क्या है, इससे फिलहाल आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना समझिएगा आप, जब इंटरसेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो इंटरसेक्शन में ये चीज़ ध्यान रखिए, और ये चीज़ जो दोनों में होगा। इसके अलावा और कुछ आपको दोनों में नहीं दिख रहा होगा, वो चीज़ आपको ध्यान देना है जो दोनों में होगा। जैसे ए दोनों में, तो ए आपका इंटरसेक्शन, यही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ए जो आपके सामने दिख रहा है वो दोनों में है, इसी वजह से उत्तर जो आपका होगा वो यही होगा, ए। अगर आपसे अभी यूनियन पूछा जाए, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अभी आपसे बोला जाए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में रहेगा उसको आप पहले लिख लेंगे, बाकी जो बचेगा, जैसे इसमें बी सी डी बच रहा है तो बी सी डी इसको लिख लिया हमने, और इसमें एक्स वाई बच रहा है, ये हमने लिख लिया, तो ये हो जाता है। अभी देखिए ए माइनस बी भी पूछा जाता है। ए माइनस बी अगर कभी आपसे पूछा जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन रहे और ए माइनस बी आपसे पूछा जाए तो क्या करना है आपको, देखिए ए माइनस बी, इसमें जो दोनों में कॉमन होगा उसमें ध्यान देना है। ए आगे है ना, इसी पे ध्यान देना है, इसी पे ए वाले पे। जैसे ए आगे है ए माइनस बी या बी माइनस ए, दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे ए आगे है, ए वाले पे ही ध्यान देना है, जो दोनों में रहेगा उसको नहीं लिखना, बाकी जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। बी सी डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बी माइनस ए में देखते हैं, बी माइनस ए अगर करते हैं तो आपको इसमें देखना होगा, बी वाले में जो आगे रहेगा उसी से मतलब रखना है। बी में देखेंगे जो कॉमन है दोनों में उसको छोड़ करके जो बचेगा उसको लिख लेंगे, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। कुल मिला के ये 4 टाइप के, उम्मीद यही है कि इसके 4 के अलावा इसमें नहीं पूछा जाएगा, अगर आपकी किस्मत नहीं खराब होगी तो। बाकी वैसे तो इन चारों में से कोई और अतिरिक्त नहीं आना चाहिए, बस ये है कि यहाँ पर संख्याएं बदल सकती हैं, अवयव बदल सकते हैं बस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि इन 4 टाइप के क्वेश्चन जो आपको बताए गए ये अति लघु में भी आ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हमने एक रख लिया, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और ये छोटा क्वेश्चन था, इसी वजह से ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर अति लघु में। अन्यथा क्या होता है, अन्यथा ये होता है कि ये ज़्यादातर आपका लघु वाले में आएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। टी का मान दिया गया 200 रुपये, उसको पहले आप लिख लेते हैं। और आर का मान कितना दिया गया, टी का मान 200 दिया गया, उसको अलग लिखिएगा। आर का मान दिया गया 10% और एन का मान दिया गया 2 वर्ष। तो इस चीज़ को आप ध्यान देते हैं, पहले ये चीज़ आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्या क्या चीज़ दिया गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे का काम करते हैं। जैसे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो साधारण ब्याज निकाला गया उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। अब इसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा,
फार्मूला ध्यान रखेंगे, कभी कभी फार्मूला अलग से पूछ लेता है कि फार्मूला बताइए आप और इसके सभी सिंबल को लिखिए। ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये दर होता है और ये क्या होता है, समय होता है। अब देखिए यहाँ पर 200 हमने रखा और 1 प्लस यहाँ 10/100 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाती है, इसकी पावर हो जाएगी 2। 0 0 आप काट दीजिएगा और ये 200 हुआ। अब 10 एकम 10 1 11, 11/10 की घात 2। अब क्या होगा 200 और यहाँ पर देखिए 11 ग्राम में 121 और 10 धामा 100। अब 100 हो गया, 100 में से ये दोनों जीरो देखिए ऐसे काट दीजिएगा। उसके बाद 121 दूना 242 इसका जो है मिश्रधन आएगा। 200 रुपये में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 242 जो आपको दिख रहा है ये मिश्रधन होता है। अब आपको क्या बताना है इसमें, देखिएगा इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। यहाँ देखिए ये चीज़, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको बताना है तो उसका फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है A माइनस पी, मतलब मिश्रधन में से मूलधन आपको क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो आपके सामने मिश्रधन कितना आया है 242 रुपये। 242 पहले लिख लेते हैं, 242 और इसमें से 200 घटा देते हैं। 200 जब घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, 42 रुपये जो है इसका जो है ये आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको ध्यान रखेंगे और जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोर की उस घन में के कोरों की संख्या बतानी है। तो मैं आपको पहले घन का मतलब आप जानते होंगे क्यूब होता है। क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब अगर आपने नहीं देखा तो वैसे तो देखा है लेकिन आपको कभी कभी कुछ चीज़ें पता नहीं होती नाम से। क्यूब को घन बोला जाता है, ठीक है। क्यूब को हिंदी में क्या बोला जाता है, घन, जो अभी आपके क्वेश्चन में लिखा गया। वैसे तो घन ही लिखा मिलेगा। अब देखिए जैसे ये आपके सामने मैं क्यूब बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्यूब का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसमें पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा, वो भी अच्छे से। और क्या जानना है इसमें कि कोर क्या होता है, फलक क्या होता है और आपका कोण क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ के क्वेश्चन अलग से आते हैं, नहीं तो उसी में गलती होती है, पता लगता है। आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि 4 सेंटीमीटर इसके भुजा के बारे में कुछ बताया गया कि इसका कोर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब आपके मन में आएगा 4 सेंटीमीटर है, अब इसका भी कुछ करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में दे देते हैं ताकि आप उसी में फंस जाओ। जैसे यहाँ पर 4 का कोई उपयोग नहीं है, यहाँ जो 4 दिया गया इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए इसके भुजा से कोई मतलब नहीं है कितनी लेंथ है, यहाँ बताना कितनी कोर हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके सामने ये जो कोना दिखता है, आप डिब्बा उठा लीजिएगा कोई, ये कोना जो दिखता है 4 इधर होंगे 4 नीचे होंगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको कोण बोला जाएगा, जिसे वर्टिक्स बोलते हैं। कुल मिला के कितने होंगे 8 होंगे इसमें। चाहे घन होगा या घनाभ होगा, घनाभ और घन, रुकिए इसको अलग से लिख देते हैं। जो जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसी का आता है, जैसे घन पूछा जाए या फिर घन या घनाभ, घन या घनाभ कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है। जैसे इसमें घन पूछा गया ना, घन या घनाभ कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, कोण देखना है। कोण याद रखिएगा वर्टिक्स बोला जाता है, इसको भी से नोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 इधर होंगे 4 नीचे होंगे ना, आपने देखा होगा बॉक्स। अरे इसमें 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, लेकिन आपको समझना होगा ये पीछे का हिस्सा आपने देखा होगा, इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। अब पीछे वाला मैं नहीं बना रहा था, आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कुल मिला के कितने हो जाते हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे कोण हो जाएंगे। इतना तो समझ आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं 8। तो इसका क्वेश्चन आप ध्यान देंगे 8 कोण होंगे, लेकिन यहाँ पर कोर पूछा गया, कोरों की संख्या। तो कोर किसे कहते हैं ये भी समझना होगा। कोर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये कोर आपने देखा होगा ना, कोर खराब हो जाती है, दीवार की कोर खराब हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि अरे दीवार का कोर आपने तोड़ दिया, पीओपी ये सब करवाए रहते हैं ना, तो कोना एकदम पता लगता है तलवार जैसी नोक बनाना चाहते हैं तो वो टूट जाता है। तो ये कोर इसी को बोला जाता है। तो कितने होंगे, ऊपर 4 नीचे 4 और बगल बगल 4, कुल मिला के अगर आपको कोर पूछा जाएगा आपसे, कोर को एज बोला जाता है, ई से डिनोट किया जाएगा, सिर्फ कैपिटल ई। ये कितने होंगे 12, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 1 2 3 4 ये हुए, और ऐसे नीचे होंगे 4 4 8, और ये बगल 1 2 3 और एक पीछे वाला इधर वाला ये 4, कुल मिला के कितने हो जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कोर हो गया, ठीक है। आप गिन लीजिएगा, आपके पास बॉक्स एक आध तो होगा ही। इसके बाद आता है एक चीज़ और, यहाँ नहीं, हाँ हमने 2 बताया ना, कोण और कोर। एक होता है फलक, फलक को आप बोलते हैं जैसे फलक की बात करें तो फलक को क्या कहा जाता है,
फलक को आप ये बोलते हैं सरफेस, इसका सरफेस बोला जाएगा, ठीक है। तो फलक को आप सरफेस बोल सकते हैं। तो सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिस्सा जो आपके सामने ऊपर दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, सरफेस। तो एक यहाँ होगा, एक आगे है, एक इधर है, एक इस साइड होगा, एक पीछे, और एक नीचे होगा। कुल मिला के ऊपर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, और नीचे से देखेंगे सामने और इधर, कुल मिला के कितने हो जाएंगे फलक। अगर फलकों की संख्या आप देखते हैं, फलक कुल मिला के कितने होते हैं, फलक होते हैं कुल मिला के 6। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और 6 फलक हो जाते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें 4 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ घन की कोर पूछा था, तो कोर हमने बता दिया कितना है, 12। और एक बात किसी सीरीज में हमने देखा था कि गलती की गई थी, कोण या कोर कुछ पूछा गया था, उसमें गलती की गई थी। हाँ, शायद कोण पूछा गया था, वो होता है 8, और उसमें ऑप्शन में 6 लगाया गया था। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ कोर पूछा गया था, तो कोर अभी हमने बता दिया कैसे पता चलता है कोर और क्या होता है, इसके क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7/20 को प्रतिशत में बदलिएगा। तो इसमें क्वेश्चन इसका जितने टाइप का आता है अभी तुरंत हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए, आपसे बोला जाए प्रतिशत रूप में बदलना, तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है। जैसे ये फ्रैक्शन में दिया गया होगा या तो डेसिमल में, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया होगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सिंगल अगर मान लीजिए कुछ दिया गया है तो उसमें जान लीजिएगा, जैसे ये बोला गया, कभी कभी क्वेश्चन आता है 20/40 का कितना प्रतिशत है, 20/40 का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक चीज़ दिया गया 7/20, तो 7/20 को प्रतिशत में बदलना हुआ, या कभी कभी डेसिमल में देते हैं, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है, 100 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे अभी मान लीजिए बोला जाए कि 0.51 को आप क्या करिएगा, प्रतिशत में बदलिए। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है वैसे बोला जाए इसको प्रतिशत में बदलिए, तो 100 से गुणा करेंगे तुरंत क्या हो जाता है, ये प्रतिशत में आ जाता है 51%। लेकिन फिलहाल ये मैंने अलग से बताया हुआ है। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, 7/20 लिखा गया था, हमने कहा इसको क्या करना, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 20 × 20, 20×5 100, कितना हो जाएगा, 7×5 35। तो 35% इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये तो 2 टाइप का हो जाता है, जो अभी हमने बताया 2 टाइप प्रतिशत में बदलना है, एक तो भिन्न में दिया गया होगा, दूसरा ये हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आप समझ गए होंगे, इसमें काम क्या करना है, सिर्फ 100 से गुणा करना। किसी भी हाल में आप ये गलती नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत के मैं 2 टाइप के और बताऊँगा। एक तो हो जाता है ये, इसके अलावा इसमें पता चल गया होगा, ये सही होगा। अब देखिए इसमें जैसे ये बोला गया 20/40 का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो 20 दिया गया उतना गुणे 100/40। जनरली इसमें क्या होता है, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन 99% ऐसा होता है कि ये जो छोटी संख्या होगी उसको ऊपर रखेंगे, गुणे 100 बड़ी वाली संख्या। ये काम आप ध्यान रखिएगा। अभी आपके लेवल में यही होगा, आपके लेवल में तो 100% जान लीजिए यही होता है कि कभी प्रतिशत बनाने के लिए इस तरीके 2 संख्याएं दी गई होंगी और बोला जाए कि किसका कितना प्रतिशत है, तो आपको परेशान नहीं होना किसको कहाँ लिखना है। जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या गुणे 100 बड़ी की संख्या, ऐसा हम बताते हैं बच्चों को, छोटी संख्या गुणे 100 बड़ी की संख्या। तो छोटी वाली आप ऊपर रखेंगे और इंटू 100/40 करेंगे। जैसे आप परसेंटेज निकालते नहीं हैं, परसेंटेज कभी आपने निकाला होगा, जैसे मान लीजिए आपके 10th क्लास में 600 में से रहा होगा 400 नंबर, तो प्रतिशत निकालने में कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे निकलता है, किसी से पूछते हैं। छोटी संख्या आपकी इन दोनों में कौन सी है, 400 है, 400 गुणे 100/600, तुरंत यही काम किया जाता है। और इसको सॉल्व करके 0 0 काटा गया, अब 6 से इसको डिवाइड कर देते, जो भी आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई होगी कि ये प्रतिशत कैसे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है। अब देखिए इसके अलावा आता है कभी कभी प्रतिशत में दिया गया, जैसे ये क्वेश्चन बोला जाए 15% है, इसको भिन्न में या दशमलव में बदलिए। तो भिन्न में अगर बदलने के लिए बोलेगा 15/100 कर दीजिएगा। अगर आपका ये प्रतिशत में दिया गया, बोला जाए भिन्न में बदलिए, तो इस प्रकार से आप करेंगे 5 × 15 और 5 दूनी 10, ये 3/20 भी सही होगा और 15/100 भी होगा। अगर एमसी कभी कभी ये होता है ना कि इस फॉर्म में आंसर दे रहा होता है, तो क्या करना है आपको, अगर ये लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपका अति लघु में आता है तब तो कोई बात नहीं, चाहिए लिखिए। लेकिन एमसीक्यू में पता लगता है कि ऑप्शन में आपका ये दिया गया होगा, तो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो ये बात समझ गए होंगे कि जैसे ये अगर प्रतिशत में है तो भिन्न में कैसे बदला जाएगा। इसी का डेसिमल में बदलने के लिए भी बोलते हैं, तो डेसिमल में कैसे बदलते हैं, सिर्फ क्या करना है, तरीका वही है, 15/100 करेंगे और आपका 2 अंक पे 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 0.15 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे 20 का करना होगा 20/100 करिए, 0.20 आ गया। मान लीजिए इसको फ्रैक्शन में पूछा होता है तो कैसे करते हैं आप, 25/100, 25/100 किया गया, 25 से कम 25, 25 से होगा 100, 1/4। तो कुल मिला के ये हो जाता है जैसे ये आपका था भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अभी हमने यहाँ जो बताया वो क्या है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ये तरीका आप ध्यान रखिएगा और इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम इससे लगेंगे आपको।
और आपके आगे के एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से हमने इसको लिया है। देखिए यहाँ आपके सामने ये वृत्त दिख रहा होगा, इस वृत्त में एक कोण यहाँ पर दिख रहा है, ये ए ओ बी है। आपसे बोला जाए कि ए डी बी बताइए, ए डी बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसका इससे डायरेक्ट संबंध नहीं होता, जबकि इस कोण का संबंध किससे होता है, इस वाले से होता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्व का क्वेश्चन है। ये आपका 3 टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है, एक तो अति लघु में भी आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है, और ये आपने जो सॉरी दीर्घ नहीं, लघु में आ सकता है, और एमसीक्यू में भी। तो हमने कहा इसका संबंध किससे होता है, इससे होता है, इस कोण से कुछ कम संबंध इसका नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसका संबंध ऊपर वाले कोण से है, मतलब इस वाले कोण का संबंध इससे है, तो हमको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, तभी ये निकाल पाएंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये पूरा संपूर्ण कोण बोला जाएगा, इतना क्या होता है, संपूर्ण कोण, और ये कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो 360 का अगर होता है, तो मैं एमसीक्यू के लिए आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे 80 है, तुरंत 360 में से जब आप 80 घटाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ घटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, उसके बाद फिर ये 2, ठीक है, 280 हुआ। कहने का मतलब क्या है, ये वाला कोण कितना हो जाता है, 280, ठीक। अब ये 280 पता चल गया ना, तो आपको देखना है कि देखिए एक नियम मैं बताता हूँ, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। एक बात और, जैसे मैं दीर्घ के लिए मैराथन क्लास 2 करा चुका हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। सिर्फ 3rd ईयर के ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियोज आपको मिलेंगे उसमें। और एक बात, जैसे वो सारा वीडियो जो भी मैंने बताया है बहुत डिटेल में जा करके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया है, तो इसलिए उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। तो उसमें इस टाइप के और 1-2 क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। देखिए यहाँ पर 280 ये हो जाता है। अब 280 अगर ये है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इसका आधा होगा। नियम क्या होता है, जैसे इतने पर आप देखिए, ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बड़ा वाला हिस्सा, ठीक, इतने पर ही ये देखिए यहाँ पर बनाया गया कोण है, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये जान लीजिए इस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ देखिएगा इस चीज़ को, ये इन दोनों का संबंध जो आपके सामने दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे ए डी बी बराबर जो होगा 1/2, और जो ये कोण दिख रहा है ना, इसका आधा हो जाएगा कुल मिला के। आप समझिए, जैसे ये 280 अगर है, तो ये कितना हो जाता है, इसका आधा हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये कुछ इस प्रकार से कटेगा, 140 होगा। तो थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझ जाइए। अभी हम फिर से बता देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए जैसे ये संबंध जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका एक खास रिलेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए, आपको मैं अलग से एक सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है, और आपके सामने एक कोण ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, ये तो इस कोण का ये 2 गुना, ये आधा होगा, ठीक है। जैसे ये 2x होगा तो ये x होगा, अगर ये 200 होगा तो ये कितना होगा, 100 होगा, अगर ये 500 होगा तो ये 500 फिलहाल नहीं होगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए 500 नहीं लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको क्यों लिखा जाए, 500 नहीं होगा, जितना भी होगा उसका आधा होगा। इसको मैं और तरीके से भी आपको दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए आपके सामने ऐसी बहुत कंडीशन मिली होगी, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं आएगा। जैसे इस प्रकार से चित्र बहुत मिला होगा, ये 80 होता है तो ये 40 हो जाता है, उसका रीजन वही है जो वहाँ पर बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जैसे ये केंद्र पर है, ये परिधि पर है, और दोनों इतनी ही दूरी पर बन रहा है, इस वजह से ये होगा। अभी आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है, इसमें ये 80 इसी वजह से नहीं संबंधित है, क्योंकि देखिए ये 80 और इससे संबंध रखता है, ठीक है। अगर यही चित्र आपका एक 2 लाइन यहाँ पर और खींची गई होती है, तो ये 80 है तो ये 40 होता, लेकिन आपको हमने कहा कि इसका संबंध इससे होगा। जो अभी आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये इससे संबंधित है, ये तो ये पता नहीं था ना। तो 360 में से ये पूरा होता है 360, इसमें से 80 हमने घटाया तो ये 280 हो गया। अब 280 कैसे हुआ, यहाँ आपके सामने घटाया गया, इसको देख सकते हैं कि जैसे 360 में से 80 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 16 आ जाता है, 16 में से 8 जाएगा 8, इधर 2 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए 280 को जब हम 2 से भाग करते हैं, मतलब ये जितना होगा उसका आधा यहाँ करना है, तो ये 140 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अति लघु में भी आ सकता है और दीर्घ में भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देख करके आप जवाब दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसमें देखिए कोई विकल्प मिल नहीं रहा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए और आपको ये विकल्प दे दिया जाए, तो आप सोचेंगे कि इसमें कहीं मान लीजिए सीरीज में दिया गया, तो आप इसी में से कोई ना कोई उत्तर देख लेते हैं, समझ नहीं आएगा कैसे हुआ। तो ये 140 जो होगा, यहाँ पर 140 लिखना था, या इसमें से कोई विकल्प जो होना चाहिए था वो 140 होना था, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये नियम आपको समझ में आया होगा शायद, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा देर बहस नहीं या चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैथ है, अगर आपका इसी में
गलत हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। इसी वजह से थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। समय नहीं है आपके पास कि और ज़्यादा समय इस पे बर्बाद करें, लेकिन थोड़ा सा चाहे जहाँ दिक्कत लगे वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी जल्दी करने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया, इसकी माध्यिका पूछी गई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पदों की संख्या कितनी है, कुल मिला के 7 है। तो 7 पद हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एक चीज़ और देखिएगा, ये आपका आरोही या अवरोही में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो पहले बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ये बना हुआ है पहले से आरोही में, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी लिख दी गई है। तो देखिए इसमें कितना है, टोटल 7 है। तो 7 से मतलब नहीं है, बस एक चीज़ मैं आपको हिंट देना चाहूँगा। जैसे इसकी माध्यिका पूछी गई ना, 1 2 3 4 और 5 ये 6। कहने का मतलब जब आप एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटिएगा, फिर एक इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, जो बीच में बचेगा वही क्या होता है, इसका आंसर, जो कि यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर ए बी सी और डी होना था। फिलहाल उससे नहीं मतलब है, आप आंसर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं 7 वाली बात क्यों कर रहा था। अब सोचिए मान लीजिए इसी में 8 होता, तो उसको भी मैं करके बता देता हूँ कि 7 की बात मैं किया था ना। 7 की बात करने का कुछ कारण था, वो क्या है उसको मैं बताता हूँ आपको। जान लीजिए इसमें 3 4 7 9 10 13 और मान लेते हैं 15 के बाद एक और है कोई 17 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जाए माध्यिका, अब दोनों में कितना फर्क है ये चीज़ आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए इसमें माध्यिका आपने निकाला, सब बराबर बराबर काटते चले गए, बीच वाला जो हुआ वही माध्यिका है। यहाँ 2 संख्याएं बीच में बचेंगी तब 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 बच गई कि नहीं बची, इसमें सिर्फ 1 बचा था। तो कहने का मतलब 7, 7 कैसी संख्या है, विषम। अगर पदों की संख्या विषम होगी तो बीच में एक ही संख्या बचेगी, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए यानी कितने हैं, 8 है, मतलब पदों की संख्या कितनी है, 8। पद अगर 8 होते हैं तो बीच में कितनी संख्या बचेंगी, 2। और इन दोनों को क्या करते हैं आप, जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। 19/2, 2 9 18, 2 पंचे 10, कुल मिला के ये इसका ये माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो ये अगर पदों की संख्या विषम आएगी तो ये तरीका लगा सकते हैं, सम आएगी तो ये, अन्यथा आपको फार्मूला याद करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला अगर याद है तो आप वही नियम लगाइएगा अति लघु में क्वेश्चन आने पर। लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है और आपको समस्या लगती है कि आप गलती कर देंगे, तो ये तरीका तुरंत अप्लाई कर देंगे, गलत नहीं माना जाएगा। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है, ये गुणनखंड के 2 क्वेश्चन हमने एक जैसे क्यों रखे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुणनखंड का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको सिर्फ गुणनखंड में दिक्कत है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है 3rd सेमेस्टर वालों की, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया कि कौन कौन से गुणनखंड है। 10-15 मिनट का वीडियो है, उसको देख सकते हैं आप। उससे आपको एक क्वेश्चन फिक्स कर लेना होगा। वो अब देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये अति लघु में भी आता है और MCQ में भी। तो इसका गुणनखंड और इसके गुणनखंड में फ़र्क क्या होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे x² दिया गया, यहाँ 6x²। कहने का मतलब इन दोनों क्वेश्चन में आप देखें x² साथ यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, पहले मैं अलग से इसको लिख देता हूँ, x² - 8x + 7 है। और यहाँ आप देखेंगे 6x² - x - 15 है। इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क आपको क्या दिख रहा है, यहाँ x के साथ में एक, जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। और लेकिन यहाँ कितना है, 6 है। इन दोनों में यही फ़र्क है, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, दोनों एक साथ इसीलिए लिखा है। एक जैसे होते तो क्या दिक्कत थी, मैं फिर नहीं लिखता। अब देखिए यहाँ आपको 7 का ऐसा गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। 7 × 7 और 7 में अगर 1 जोड़ देते तो क्या मिल जाता है, 8। या तो जोड़ने पर आए या घटाने पर, जैसे मैंने बोला जोड़ने या घटाने पर, तो या तो जोड़ने पर आ जाए या फिर घटाने पर। तो घटाने पर तो नहीं आएगा ना, 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ये 6 नहीं आ रहा है, तो दो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आना चाहिए। 7 1 8 बन रहा है, तो ठीक है, 7 का ही गुणनखंड है ना, क्योंकि 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7, इसके अलावा कुछ इसका किया नहीं जा सकता है, तो इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। अब देखेंगे आगे क्या करना है। आगे आप जब ये ब्रैकेट खोलते हैं ये वाला, तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलने पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये ध्यान देना है कि ऋण चिन्ह से क्या करना है, अंदर गुणा किया जाता है और अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो -7 ये x का भी अंदर गुणा करना होगा, तो 7x हो जाएगा और -x हो जाएगा, क्योंकि 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा। अब देखिए +7, अब यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेते हैं, x -7 होगा और -1 कॉमन होगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो -1, 1 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, जबकि आपको लाना है ये प्लस और ये माइनस। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, चिन्ह में गलती नहीं करनी है, क्या कॉमन लेना है इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ क्या होगा, -1 कॉमन लेंगे तो x -7 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में जो चीज़ें बची हैं हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बराबर है, x -7 दोनों में है। तो x -7 आप क्या करते हैं, इसको बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेते हैं
और जो ब्रैकेट में लिखेंगे दूसरे वाले वो यक्स यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, वो भी माइनस में, तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला मैं बगल करता हूँ, बगल मतलब यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो, लिखने में दिक्कत ना हो। 6x² माइनस एक्स माइनस 15। तो मामला क्या है यहाँ का, मामला ये है कि ये गिनती और ये गिनती, इन दोनों को आप ऐसे लिख लीजिएगा गुणा के रूप में। ठीक है, अब इनका ऐसा गुणनखंड बनाना है ताकि जोड़ने घटाने पर एक आ जाए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 माना जाएगा। कहने का मतलब 1 आ जाए। अगर आपको इस प्रकार से बदलना है इसको कि गुणा करने पर इसका जो गुणनफल आए वो आ जाए और जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आइए इसको लिख करके देखते हैं पहले कैसे करना है। जैसे 15 छक्का कितना होता है, 120 होता है। तो 120 का ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ पर एक आ जाए। तो 120 आप गुणा कर लीजिएगा, लेकिन उसका कोई विशेष मतलब नहीं होता, उल्टा समय बर्बाद होता है। इसको मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। इसमें आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब इतना तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 पचे 15 होता है, 2 तिया 6 होता है। अब देखिए यहाँ आप देखिएगा 3 त्रिक्का 9, और इस चीज़ को देखिएगा ये, तो ये 5 दूनी 10 बना और 3 त्रिक्का 9, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना काम करना। अगर कुछ ना समझ में आए आप क्या करिएगा, ये और ये गुणा के रूप में लिखेगा और इस प्रकार से तोड़ के आप देखिएगा किनको किनको साथ लेने पर काम बन जाएगा। तो 2 पंचे 10 और 3 त्रिक्का 9, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो ऐसे उतारेंगे हम x², और यहाँ 1 की जगह क्या लिखेंगे, 10 ऋण 9, और x गुणा के रूप में होगा, और धन ऋण 15। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए आगे का काम क्या करना है। आगे आपको एकदम सिंपल तरीके से जो वर्क यहाँ किया है आपने वैसे ही करते चले जाना है, और कुछ अलग से नहीं करना है, इसमें वही करना है। ये क्या बनेगा, -10x और +9x। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए माइनस आगे है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अगर यहाँ दोनों में अगर प्लस होता तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन माइनस होने पर चिन्ह बदल जाता है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे माइनस है, इसी वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जा रहा है। अब देखिए -15 ये लिखा जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2 3 6, 3x हो जाएगा, और -5। और अगले में क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए 3 कॉमन होगा, तो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा लिख दिया, जगह कम पड़ रही, फिर से लिख देते हैं। ये क्या बनता है, यहाँ आप हमने कहा 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लेने पर क्या होगा, 3x -5 हो जाता है, और +3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। फिर से आपने अगर मान लीजिए 3 कॉमन लिया तो 3x -5 दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें बची हुई हैं, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में ब्रैकेट में जो बच रही हैं वो बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जो बचा होगा उसको डाल लीजिएगा, 2x और +3। देखिए हमने इसमें से इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, अब बचेगा यहाँ पर 2x और +3। तो अब आप आइए विकल्प देख लिया जाए, विकल्प कौन सा कहाँ सही हो रहा है। पहले इसका देखेंगे हम, इस वाले का। तो इसमें x -7 x -1 कहाँ पर है, आगे पीछे होने से नहीं मतलब होता, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहने का मतलब ये यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। देखिए ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस दोनों में है, और आगे पीछे होने के नहीं मतलब है कि जैसे x -1 आगे लिख देते हो x -7, उससे नहीं मतलब है, आगे पीछे हो सकता है। बस ये गलत मत करिएगा, कहीं भी चिन्ह में गलती नहीं करना। ठीक है, अब इधर देखेंगे आप, यहाँ आपके सामने 3x -5 है और 2x +3, तो 3x -5 2x +3, आप देखिए कहीं है 3x -5 और 2x +3, इसी में मिल रहा है ना, तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हुआ। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा इसके आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके आगे पीछे होने से मतलब ये यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब हम जो बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि अगर हमने ये लिखा तब भी सही है, और अगर मान लीजिए हमने इसको ये आगे इसको पीछे लिख दिया तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। दोनों का मतलब सेम होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इसमें बोला गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो भैया माध्यिका का नियम तो अभी आपने आगे देख लिया था, कुछ और एडिशनल चीज़ थी, इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर बोला गया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो प्रथम 5, पहले अभाज्य संख्या क्या होती है इसको जान लीजिए आप। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले आप 2, ये एक अभाज्य संख्या में नहीं आता, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 2 3 5 7 कितना बताना, प्रथम 5 है ना, 7 के बाद 11 आता है, 11 भाज्य में आएगा, इसके अलावा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो संख्याएं हैं ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखी गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपसे माध्यिका पूछा गया तो नियम वही लगेगा जो आपने लगाया था, काटते चले जाइए, ये आपका बीच वाला यही माध्यिका का मान आ जाएगा। तो ये 5 है, अभी आप बोलेंगे इसमें 5 है ही नहीं,
5 का मतलब हो जाता है 5.0। अगर आप लिखते हैं तो पीछे का ये कोई अर्थ नहीं देता, ये इसका कोई मान नहीं होता ना, इससे यहाँ डेसिमल नहीं होता तब फर्क होता, लेकिन डेसिमल बीच में है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। 5 इसका यही वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बनेंगे उस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे प्रथम 5 अभाज्य बोला गया, प्रथम अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए विषम, पहले प्राकृतिक की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की माध्यिका आपसे पूछी जाए। प्राकृतिक संख्या प्रथम 5 लिखेंगे 1 2 3 4 5। मैं 5 ही लिख रहा हूँ, 5 7 11 13 कितना भी पूछा जाए तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या 5 पूछी जाए तो आप प्रथम 5 लिखिएगा, जो अभी नियम बताएंगे इसमें माध्यिका क्या हो जाएगी 3। अगर मान लीजिए अभी आपसे बोला जाए विषम, मैं सबसे परिचित करा रहा हूँ इसी वक्त दोनों चीज़, जैसे प्राकृतिक क्या होता है, विषम क्या होता है, ये है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो विषम क्या होंगे, विषम में ध्यान रखिएगा 1 3, कहने का मतलब अभाज्य में 2 लिया जाएगा और इसमें 1 नहीं लिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपसे बोली जाए, सम अभाज्य संख्या वो होगी 2, मतलब सम अभाज्य संख्या आपसे बोली जाए, सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई सम अभाज्य नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब विषम में क्या लेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ हमने 2 2 4 2 6 लिख दिया, मान लीजिए 5 ही लिखा जाए, 5 लिखेंगे तो इसमें अगर माध्यिका पूछा जाए तो जो ठीक बीच में होगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा तब, ठीक है। ये हो जाता है प्राकृतिक विषम। और सम अगर आपसे बोला जाएगा तब सम के लिए, सम का आपको पता होगा सम कैसे लिखा जाता है, सम 2 4 6 8 10 ये सब सम संख्या है। तो इसमें अगर माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका इसमें कौन सी होगी, ये बीच वाली संख्या होगी माध्यिका, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इतने टाइप के आपके समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। इतना ध्यान रखिएगा, इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका अति लघु में भी आता है। अब आगे देखेंगे 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात बताना है। तो ये क्वेश्चन लिया गया क्योंकि ये आपका MCQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपको ये बताया गया इंपॉर्टेंट है, माध्यिका और ब्याज ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनुपात वाला कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया जो ये रेशियो वाला भी जो बताने चल रहे हैं ये, उसके बाद समानुपात, समानुपात का जो अभी शुरू में बताया गया समानुपात, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ छूट रहा है क्या कुछ, चलिए जो भी होगा अभी हमने बोला था, फिलहाल समय नहीं बर्बाद करना। देखिए 80 पैसा है ना, 80 पैसा और 4 रुपये, इस पर चर्चा करना इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 पैसे हैं तो यहाँ ज़रूरी ये है कि मात्रक सेम होना चाहिए। देखिए ये पैसा है, यहाँ रुपया है, तो आपको कोई भी जैसे अभी बोला जाए 1 मीटर और 200 सेंटीमीटर, इसमें रेशियो पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट दोनों की अलग अलग है, यूनिट समान होनी चाहिए, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा समान होनी चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे 80 पैसे हैं तो 80 पैसे को ऐसे रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन 4 रुपये हैं तो 400 पैसे हो जाएंगे ना, 4 रुपये, अरे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपये में 400 पैसे हो जाएंगे। कुल मिला के 400 पैसे जो है इसका जो है बदलाव हो जाता है, 4 रुपये में 400 पैसे। अब इनका अनुपात निकालिएगा। तो कुल मिला के ये है कि अनुपात निकालने का तरीका ये शुरू करने से पहले क्या करना होगा, मात्रक दोनों का बराबर करना होगा। तो देखिए 80/100 400 करेंगे तो अब 8 ठीक कम 8 8 पंजे 40, 0 0 कटेगा और 1/5 मतलब आंसर क्या होगा 1:5। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसमें 1:5 डी वाला विकल्प है। अब मात्रक वाली बात जो अभी कर रहे थे वो बहुत महत्व की चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 25 सेंटीमीटर आपसे दिया जाए और बोला जाए 1 मीटर, इनका अनुपात बताना है। 25 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, ऐसे रहने देंगे, लेकिन 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर आप जानते हैं होता है, 100 सेंटीमीटर बदल दीजिएगा। अब देखिए 25/100 तुरंत निकालिएगा अनुपात, तो 25 से कम 25, 25 100 का 100, 1:4 मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1/4 का मतलब 1:4 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसमें भी अनुपात दिया गया, नहीं ये अनुपात दिया गया, इसमें आपको विभाजित करना है, जैसे 3:4 में विभाजित करना है। तो ये तरीका आपको मैं बताता हूँ एकदम आसान वाला। क्या करिएगा, अनुपात का योग कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, अनुपात का योग, ये हो जाएगा 3:4 है ना, इसको जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या यहाँ बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और इसकी वजह से शायद कुछ आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 3 7 हमने जोड़ लिया। अब यहाँ छोटी संख्या आपको बतानी है, तो इन दोनों में ये 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो 3 लिखिएगा और बटे जो जोड़ने पर आया होगा ये। अब देखिए 7 एकदम 7 7 बचे, इसको 5 या 15 इसका आंसर हो जाता है। और बड़ी संख्या आपसे पूछी जाता है, बड़ी संख्या, तो इसको
इसको 35 लिख लीजिएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 है, 4 और बटे 7 कर लीजिएगा, 7 बचे 35। अब ये आ जाता है 5 गुणे 4, 4 पंचे 30। तो देखेंगे कौन सा सही है, ये डी वाला सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, वृत्त के चाप और उसके जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो आपके सामने देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पर कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक साथ। पहले वृत्त आपको देता हूँ, वृत्त का एक डायग्राम, ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त से परिचित होंगे आप। यहाँ पर आपसे बोला गया कि एक वृत्त चाप, वृत्त के चाप तथा जीवा द्वारा, पहले एक जीवा खींच लिया जाए, ये हमने एक जीवा खींच लिया, ठीक। अब जीवा खींचने के बाद आपके सामने कितने हिस्से दिख रहे होंगे, आपके सामने 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक तो ये वाला है, ये पूरा, और दूसरा कैसा है, दूसरा आपके सामने ये वाला है। तो इसमें 2 हिस्सा आपको दिख रहा है ना। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ बोला गया है जैसे ये जीवा है, अब ये है चाप, या फिर इधर वाला देखेंगे ये है क्या है, चाप। तो आपसे बोला गया है कि इस जीवा और चाप, वृत्त के चाप के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक हिस्सा और होता है, अभी हम उसको बताएंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको वृत्तखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। इसको भी बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। ये हो जाता है दीर्घ, जो बड़ा होगा उसको क्या बोला जाएगा, दीर्घ, जो छोटा होगा उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लघु। इसको ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये क्या है, लघु वृत्तखंड। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे की थोड़ी सी बात हम और कर देते हैं। आगे की बात क्या करना है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड समझ गए। थोड़ा सा ये चित्र मैं फिर से बनाता हूँ। ये है जीवा, और जीवा बाहर नहीं जाती, यहाँ थोड़ा दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए बाहर नहीं दिखेंगे। ये आपका ऊपर वाला, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको वृत्तखंड बोलेंगे। लेकिन एक टाइप का और आता है क्वेश्चन, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये केंद्र हो और इसको हम इस प्रकार से मिला दें, इस प्रकार से मिला दें। अब देखिए इसमें भी 2 हिस्से हुए कि नहीं हुए, एक हिस्सा ये वाला, एक हिस्सा ये होगा। इसको त्रिज्य खंड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्य खंड। और इसको भी क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये लघु हो जाएगा और ये लघु, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब आपको इतना ध्यान रखना, मान लीजिए आपके दिमाग में ना आए तो त्रिज्या, त्रिज्य से आप ध्यान रखिएगा, त्रिज्या ये केंद्र से मिला होगा, तो ये चीज़ क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें त्रिज्या से मतलब नहीं होता, ठीक है। जो वृत्तखंड हमने बताया उसमें त्रिज्या से मतलब नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपका दिया गया वो वृत्तखंड, इसका ऑप्शन सही होगा, जो अभी हमने पहले बताया है, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन थोड़ा सा आपको कभी कभी ये होता है, पूछने का तरीका बदल देते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कमरा आपका बोला गया, फर्श का क्षेत्रफल क्या है, ये दिया गया है आपका 48 वर्ग मीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई, 5 मीटर। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपने कमरा देखा होगा, कमरे में ऊंचाई होती है, नीचे फर्श होता है। तो नीचे जो फर्श होता है वो कैसे होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। तो इसमें ये एक लंबाई लेते हैं, एक चौड़ाई ले लेते हैं। तो अगर फर्श का क्षेत्रफल बोलेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसको ध्यान लीजिए, इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे लंबाई और चौड़ाई आप समझ गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये फर्श है, अब दीवार बनेगी तो ये ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर छत लगेगा वो अलग बात है, यहाँ छत आपने लगा लिया, तो ये है ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई। और नीचे क्या है, ये इसका एरिया हो गया। तो अगर कभी भी आपको आयतन निकालना होता है तो बेस का एरिया और इंटू क्या किया जाता है, हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर दिया जाता है। तो ये भी एक सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा। घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो आधार का क्षेत्रफल, इसको मैं अलग से मिटा करके लिखता हूँ। जैसे कमरे का आयतन पूछा है ना, कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन बराबर क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये चीज़ आप लगाते हैं तो आधार का क्षेत्रफल 48 दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया, 5, इसी का गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको ये थोड़ी सी दिक्कत भी लग रही होगी। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल यल इंटू बी है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी होती है, एच होती है। तो यल बी एच आपने पढ़ा नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का क्षेत्रफल। तो वही चीज़ यहाँ भी लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको अलग से दिया गया। यहाँ पर देखिए 48 है, और ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 40 और 5 चौक 20 4 24। तो ये इतना मीटर स्क्वायर होगा। थोड़ा सा ऑप्शन मीटर क्यूब होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत दिया गया है,
यहाँ पर ऑप्शन ये क्यूब होना था, ठीक है। मात्रक कभी भी होगा, आयतन का मात्रक जो भी होगा उसकी घात 3 लगेगी, ठीक है। तो 240 क्या किसी में दिख रहा है, हाँ सी वाले में दिख रहा है, तो सी वाला विकल्प जो होगा एकदम सही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अगले प्रश्न पे आप ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, जो कि बहुत आसान है, गुणनखंड का है। इसको मैं इसलिए लिया हूँ कि आप ये आसान क्वेश्चन गलत ना कर दें। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्या करना है इसमें। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पहले मैं अलग से यहाँ लिखूँगा, x³ + 2x² + 5x और +10। क्या करना है इसमें, आगे दो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, दो ग्रुप बन रहा है। और आप क्या चीज़ देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। जैसे आगे वाले में क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, फिर पीछे वाले आगे वाले में देखिए x² कॉमन होगा। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि 3 बार है, 2 बार हमने बाहर ले लिया, 1 बार बचेगा। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2 बचेगा। आगे देखिए 5 कॉमन लेंगे तो x-2 बचेगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम चीज़ आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इसको इधर उधर करके देखते हैं, वो भी दे देते हैं, अभी मैं उसको बताने वाला हूँ आपको। देखिए क्या है, x+2 आपके पूरे लाइन में देखिए x+2 दोनों में, तो इसको अलग लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको अलग से उतार लेंगे, ठीक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही उत्तर है, यहाँ पर x² + 5 और x+2, x² + 5 और x+2, ये वाला। देखिए आगे पीछे होने से मतलब नहीं होता। इसको मान लीजिए आपका मन नहीं था इसको इस प्रकार से लिखने का, मैं जितना बताता हूँ वो बार बार इसको इसलिए ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो दोनों में है उसको बाहर लिख लेना है। नहीं तो आपकी इच्छा हो तो x² + 5 आप ये लिख लीजिएगा, उसके बाद x+2 अलग से। तो इसमें ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये समझिएगा, जैसे यहाँ पर इंटू होता है। अगर मान लीजिए आपको 5×3 लिखा जाए और 3×5, क्या दोनों में फ़र्क है, नहीं फ़र्क है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें विकल्प आपको समझ में आया होगा। हमने कहा एक चीज़ और बताने के लिए, तो वो ये चीज़ है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके, जैसे यहाँ पर दिया गया x3, पता लगा 5x यहाँ दे दिए, फिर 2x की घात 2 यहाँ दे दिए और 10 यहाँ दे दिए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये भी बन जाएगा, अगर आप यहाँ कॉमन लेते हैं तो इस तरीके से भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ बना देते हैं जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे क्या कॉमन है। जैसे देखिए x³ हुआ, अब पता लगा 10 अलग से लिख दिया, अब ये 2x² और +5x ये लिख दिया, अब ये नहीं होगा। अगर आप सोचें इसमें ग्रुप बना ले, इसको ग्रुप बना ले, तो ये नहीं है। तो उसको क्या करना होता है, इधर उधर बदलना होगा कि कैसे हमारा काम बन जाए। तो इसी वजह से आप इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, काम बन जाएगा। इधर उधर ले जाने में चिन्ह साथ ले जाइएगा बस। जैसे चिन्ह साथ होने का मतलब, जैसे इनके साथ प्लस है तो इनको जहाँ भी लेकर जाएंगे प्लस लेकर जाएंगे, किसी के साथ माइनस होता है तो उसके साथ में हम माइनस को भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके ही क्लास के लिए मैंने 2 मैराथन क्लास करा रखी हैं, और इसको अगर आप देख चुके हैं और आपको ज़रूरत है कि हाँ बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसको देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जो मैंने इसमें डिस्कशन, इस पूरे वीडियो में कहीं डिस्कस नहीं किया, किसी चीज़ उस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि वो क्या चीज़ है, आपको अभी पता चल जाएगा कि हाँ वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ था जो हमने नहीं बताया आपको, ठीक है। उसका क्वेश्चन भी एक भी हमने नहीं रखा, उसका कुछ रीज़न है। पहले मैं वृत्त से थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ, वृत्त के बारे में। ये देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आपको कभी दिख जाएगी ना, यहाँ पूरा टच होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा त्रिज्या, रेडियस जिसको बोला जाता है, आर से डिनोट करते हैं। अगर ये लाइन यहाँ से कहीं से भी हो, जैसे ये, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा। और अगर यही जो लाइन अभी हमने खींचा, यही लाइन अगर केंद्र से, जैसे यहाँ केंद्र है ना, यहीं से केंद्र से होकर के जाए, इस प्रकार से देखिए, केंद्र से होकर के आगे नहीं बढ़ना है। मान लीजिए मेरे खींचने में कहीं बच जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब ये एकदम अंदर यही परिधि पे ही होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। क्या बोलेंगे हम, व्यास। इसके अलावा 3 चीज़ें और होती हैं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे क्या हमने कहा है। और इसके अलावा 3 चीज़ें, 2 चीज़ें और हैं। एक होता है, कभी अगर ऐसे लाइन टच होके चली जाइए, एक जगह छूएगी, ठीक है, तो ये क्या कही जाएगी, इसको कहा जाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहा जाएगा, स्पर्श रेखा, इसको बोला जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। और जो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस जगह पर एक ही पॉइंट होगा, एक ही जगह पर स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही जगह पर स्पर्श करती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चित्र बना दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा, या बोला जाए स्पर्श रेखा वृत्त को कितनी जगहों पर टच करती है, स्पर्श करती है, तो आपको बताना है कितनी जगह पर, सिर्फ एक बिंदु पर। यहाँ देखने में लगता है बहुत दूर तक टच किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो चित्र सही सही होता है वो एक बिंदु पर, एक जगह पर स्पर्श करेगा, ठीक है, स्पर्श रेखा। अब इसके बाद देखते हैं एक चीज़ और बचा है, वो है छेदक रेखा। छेदक रेखा कैसी होती है,
छेदक रेखा होती है इनको ऐसे काटती हुई जाएगी और आर पार चली जाएगी, जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है। इसको छेदक रेखा जो इसको काट करके जाएगी आर पार, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोला जाता है और जो छेदक रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, ठीक। ये बात आप समझिए होंगे। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और छूट रहा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये क्वेश्चन आता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है, ऑप्शन में दे देगा कि या त्रिज्या स्पर्श रेखा से कोण बनाती है, जैसे ये त्रिज्या होगी, ठीक है। अब ये हमेशा 90 डिग्री पर ही ये इसको काटता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहाँ जो जहाँ पर ये लाइन टच करती है और ये केंद्र मिलाते हैं, तो ये मिलाने वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कहने का मतलब स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा अगर मान लीजिए मिलाई जाए, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाएगा तो हमेशा वो 90 अंश पर काटता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ऐसे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम एक चीज़ और बताने वाले थे, हाँ, बैंक वाले, जैसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन में वो नहीं लिया अभी तक, बैंक का जो क्वेश्चन आता है बैंकिंग का, ठीक है। बैंक वाले में जैसे खाते कितने प्रकार के होते हैं, चालू खाते और जो भी खाते जितने होते हैं, ज्वाइंट वाले, ये सब जितने भी होते हैं उनके टाइप आप देख लीजिएगा, और चेक के प्रकार, चेक कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिएगा, उनके डिफिनीशन सहित, बहुत इंपॉर्टेंट, चेक वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है शेयर वाला, ठीक है, शेयर वाला। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है, इसको हमने नहीं बताया अभी तक। उसका क्वेश्चन आपको, अगर आप लघु वाला देखते हैं जो मैंने बड़ा वाला वीडियो बनाया है मैराथन वाला, उसमें आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये आपको पढ़ना है, चेक के प्रकार और बैंक के खाते के प्रकार और शेयर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों को भी मदद मिल सके, क्योंकि मैथ में बहुत सबको ज़्यादातर बच्चों का बैक आता है। और अगर कोई दिक्कत होती है, कहीं हमने गलती की होगी तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।